हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पुनीत वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का टॉपिक द स्ट्रेट लाइंस, जो कि एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 10 है हमारा। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स आपके, जो फॉर्मूलेस जो आपके क्लास 10th के अंदर भी आए हुए हैं और क्लास 11th के अंदर भी आएंगे, और जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्लास 11th के अंदर एक्सरसाइज के अंदर प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 द स्ट्रेट लाइन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th का फॉर्मूला, जो कि आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, और क्लास 11th में अंदर जो आ रहा है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर अपन को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, अगर वो डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस d का जो फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने के लिए वो क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपने 10th में हम डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं, टाइम नहीं लगाते इस फॉर्मूले के ऊपर। सेकंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हो रही है और इस लाइन ज्वाइनिंग के ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस लाइन को अगर एक पॉइंट x, y m1 रेशियो m2 के अंदर डिवाइड करता है इंटरनली, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, किसका, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। 10th में ही पढ़ा हुआ है आपने, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए लिख देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला आप लिख सकते हो। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो आता है हमारा, जो हमने 10th में ही पढ़ रखा है, वो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट्स एक लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, उस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला हम डिस्कस करके आए हैं 10th के अंदर भी, वापस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर तीन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 एक ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्राइंगल के एरिया रिप्रेजेंट करेंगे हाफ मॉड्यूलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्लियर, जब हमें तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। और इसके साथ एक स्पेशल पॉइंट और ऐड कर लेना, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एरिया 0 होता है किस कंडीशन के अंदर, कोलिनियरिटी की कंडीशन के अंदर। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो आपकी 11th में भी आ रहे हैं और 10th में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू कंसेप्ट जो क्लास 11th के अंदर आपके आया है, फर्स्ट टाइम जो आप पढ़ने जा रहे हो। उस कंसेप्ट का नाम है स्लोप ऑफ अ लाइन। अब देखो, हर एक लाइन है तो किसी ना किसी एंगल पर होगी, है ना। एक लाइन है, उस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XY प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप 9th और 10th के अंदर ग्राफ बनाते आए हो, कभी आप इस तरह से पॉइंट्स लेते थे, कभी ऐसे लाइन बनती थी, कभी आपकी ऐसे लाइन बनती थी। लाइन बनाते थे ना आप, ग्राफ्स के अंदर 2-2 पॉइंट कैलकुलेट करते थे, देन पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, देन ज्वाइन करते थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन्स के ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हीं लाइंस की स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोप मतलब ढलान आप कह सकते हो, मतलब कितना वो ऊंचाई पर वो लाइन उठी हुई है एक्स एक्सिस से। डायग्राम से समझते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये लाइन L1 है, ठीक है, ये लाइन L1 है, तो ये लाइन L1 और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखना, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इस एंगल थीटा का जो टेंजेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट है, वो क्या होगा, इस लाइन की स्लोप होगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, इस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन L1 लिख लो या L लिख लो, ठीक है, सेकंड लाइन तो है नहीं तो L ही लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L जो है वो टेन थीटा है। इस स्लोप को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इस स्लोप का एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, उस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं M से।
तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। स्लोप ऑफ अ लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से करते हैं, और कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका जो एंगल होता है वो x एक्सिस जो एंगल बना रही है उसका टेंजेंट, ठीक है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट, वो क्या होगा, उस लाइन की स्लोप होगी। अब देखो, ये तो था स्लोप फाइंड आउट करने का फर्स्ट फॉर्मूला। स्लोप फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और है, वो कौन सा फॉर्मूला है, अगर आपको ये थीटा गिवन ना हो, अगर आपको ये थीटा गिवन ना हो और इस लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट दे रखे हों, x2 y2 और x1 y1, दो पॉइंट आपको इस लाइन के ऊपर गिवन हो, ठीक है, अगर आपको थीटा ना दे रखा हो तो आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे। उस केस के अंदर स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा स्लोप फाइंड आउट करने का सेकंड फॉर्मूला है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा होगा किस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन की जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, या उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स प्रेजेंट है x1 y1 और x2 y2। ये जरूरी नहीं है कि ये एंड पॉइंट्स ही हों, ये कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर कोफिशिएंट के रिलेशन पढ़े थे, है ना। अगर मान लो दो पॉइंट्स, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं तो रिलेशन क्या होता है, a1/a2 b1/b2। दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, दो लाइंस अगर कोइंसिडेंट है, 9 से पढ़ते आ रहे हो आई थिंक, है ना। तो उस केस के अंदर आपके पास 10th के अंदर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना, कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर रिलेशन आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आप कोफिशिएंट्स के अंदर रिलेशन नहीं, स्लोप के अंदर रिलेशन पढ़ोगे। केस फर्स्ट बोलते हैं हम, केस फर्स्ट की बात करते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दो लाइंस L1 और ये L2, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो मुझे बताओ क्या ये एंगल जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। अगर ये ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा ही बनाएगा। अगर ये लाइन थीटा एंगल मेक कर रही है तो ये भी लाइन थीटा एंगल ही मेक करेगी, सिंपल सी बात। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो टेंजेंट का रेशियो, इसका जो टेंजेंट है मतलब इसका जो टेन थीटा है और इसका जो टेन थीटा है वो भी इक्वल होगा, तो मतलब इसकी भी स्लोप इक्वल होगी और इसकी भी स्लोप इक्वल होगी एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप m1 इज इक्वल टू स्लोप m2, ठीक है, या m1 m2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बोथ लाइंस विल बी इक्वल टू ईच अदर, m1 विल बी इक्वल टू m2। तो इसकी स्लोप आप m1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी स्लोप आप m2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो tan θ1 जो है वो tan θ2 के इक्वल होगा, क्लियर। उसके बाद ये तो केस किसका था, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर स्लोप अगर इक्वल है तो tan θ1 और tan θ2 जैसे इक्वल है वैसे ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो और इस लाइन के ऊपर भी दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर, और इसी तरह से इन दोनों पॉइंट से भी हम ये फॉर्मूला लगाकर स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन दोनों स्लोप्स को हम इक्वल कर सकते हैं अगर वो लाइन पैरेलल है तो। अगर हमें किसी केस के अंदर ऐसी कंडीशन आई कि हमें इक्वल करने की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है तो हम उस फॉर्मूले से भी स्लोप निकाल के दोनों को इक्वल कर सकते हैं। सेकंड केस ये आता है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, अगर लाइन L1 और लाइन L2 दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। अगर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो लाइन L1 की स्लोप है दैट मीन्स m1 और जो लाइन L2 की स्लोप है दैट मीन्स m2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये हमारी कंडीशन है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों लाइन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि m1 जो है -1/m2 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -1/m1 होगा। तीनों ही बात सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये हमारा है केस जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो m1 m2 की जगह tan θ1 और tan θ2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो ये हमारा हमने डिस्कस कर लिया कि अगर दो लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स कैसे रिलेट करेंगी, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसके अंदर है अगर कोलिनियरिटी कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी कोलिनियरिटी कंडीशन हमने, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अभी हमने लिखा था वो स्पेशल केस। तो एक केस और है कोलिनियर का, वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले, उसके बाद चलेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर। एक दो पॉइंट्स ये फटाफट हम डिस्कस करके वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट हैं x1 y1
x2 y2 और x3 y3, ठीक है। 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 प्रेजेंट है। तो इस केस के अंदर इन दोनों पॉइंट की हेल्प से जो आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से जो आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यहाँ से भी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो अब देखो ये तीनों पॉइंट्स हैं, है तो इसी लाइन के, इसका मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पर प्रेजेंट हैं तो हमें तो सिर्फ 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर हम इन दोनों की हेल्प से जो स्लोप निकालेंगे, इन दोनों की हेल्प से जो स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप आएगी तो एक ही लाइन की, मतलब स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस केस के अंदर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू द स्लोप विद द हेल्प ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से हम जब स्लोप निकालते हैं, चाहे इस केस से निकालें चाहे इस केस से निकालें, वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि वो है तो एक ही लाइन की, ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से अपन स्लोप निकाल लेना तो भी वो इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो वो भी आप इसके अंदर लिख ही देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से जो स्लोप, सॉरी गलत लिख दिया गया अपन ने, ऊपर x y कोऑर्डिनेट आएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो ये हमने तीनों तरह से पॉइंट्स की हेल्प से, कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिए। क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के हैं तो स्लोप भी एक ही लाइन के देंगे। अगर एक ही लाइन की स्लोप आएगी तो आपस में इक्वल होगी। तो उस केस के अंदर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के अंदर ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्लोप के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जब हमारा आ रहा है वो है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, किसी भी 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सिंपल ही है, वो भी लास्ट पॉइंट है 10.1 के लिए। देखो मुझे एक बात बताओ कि 2 लाइन्स एंगल तब बनाएगी जब वो इंटरसेक्ट करेगी। अगर वो दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो क्या वो एंगल बना पाएगी? बिल्कुल नहीं बना पाएगी, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो देखो मान लो कि ये 2 लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स, और ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये एक्स एक्सिस है। तो लाइन L1 मान लो एंगल θ1 मेक कर रही है, लाइन L2 जो है वो θ2 बना रही है, ठीक है। तो लाइन L1 की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, m1, और लाइन L2 की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, m2। m1 मतलब tan θ1, m2 मतलब tan θ2, ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों के बीच में मानो कि एंगल थीटा बन रहा है, ये इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात नहीं कर रहे, ये भी आपको समझना है। जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के उधर वाला एंगल, मतलब इन दोनों एंगल को अगर अपन छोड़ दें तो ये इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, या इस एंगल की, ये दोनों एंगल इक्वल ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इससे थीटा कैसे निकलेगा, देखो मान लो आपको स्लोप ऑफ m1 आपने फाइंड आउट कर ली इस θ1 की हेल्प से, θ2 की हेल्प से आपने स्लोप ऑफ m2 भी फाइंड आउट कर ली। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपने RHS को सॉल्व कर लिया, आपके RHS की वैल्यू क्या आ गई, मान लो 1 आ गई, ठीक है। कट वट के कैंसिल आउट होकर सॉल्व होकर वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई होकर मतलब 1 आ गई, सपोज कर रहे हैं हम। तो tan θ1 किसके ऊपर होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो tan θ1 किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस 45 डिग्री एंगल बना रही होंगी। कब, जब यहाँ पर RHS के अंदर 1 आ जाए। मान लो 1/√3 आ जाए RHS के अंदर, तो क्या करोगे, तो तुम बोलोगे एंगल जो है वो 30 डिग्री था। अगर √3 आ जाए तो तुम बोलोगे एंगल 60 डिग्री था। अगर 0 आ जाए तो तुम बोलोगे एंगल 0 है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है, जो tan के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप निकाल लोगे, ठीक है। इन द केस आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल के अंदर है ही नहीं, तो आप उस आंसर को वहीं का वहीं छोड़ दोगे सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है, उसके अंदर फिर आपको डिग्री नहीं लिखनी पड़ेगी, आप सीधा tan थीटा के अंदर आंसर छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा कि अगर 2 लाइंस के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड चीज़, कभी कभी ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, कभी कभी ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, यही मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव आने का मतलब है कि एंगल एक्यूट है, और नेगेटिव एंगल आने का मतलब है
एंगल ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। 90 to 180 के अंदर ऑब्ट्यूज में जाता है और 0 से 90 के अंदर एक्यूट में जाता है। तो अगर इसकी RHS की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपका एंगल एक्यूट एंगल बना रहे हैं, मतलब ये थीटा जो है वो 90 या 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इस RHS की, इसका मतलब जो थीटा है वो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तो आज हमने स्लोप के बारे में डिस्कस कर लिया, 10th के अंदर जो फॉर्मूला है उसके ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम सीधा चलेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.1 के अंदर, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ये नोट कर लेना आप लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक्सेस डिस्कस कर रहे होंगे, उस एक्सेस को सॉल्व नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब है हर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, उसकी अप्रोच देखेंगे। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको अपाहिज नहीं बनाना चाहता, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आपसे क्वेश्चन वो नहीं होते हैं, उसके लिए हमारे पास आंसर शीट जो होगी वो हमारे वीडियो के नीचे अपलोडेड होगी, अवेलेबल होगी आपके लिए। आप उसको निकाल के प्रिंट आउट कर सकते हैं या फ़ोन के अंदर PDF की फॉर्म के अंदर उसको देख के अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो डाउट्स हैं वो देख सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है, वो क्वेश्चन हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.1 की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।